बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अब हमारा जो आज का लेक्चर है ये हर्ट के बारे में है। हर्ट और इंजरी। सबसे पहले तो आपको ये फ़र्क पता हो कि हर्ट क्या है और इंजरी क्या है। इंजरी की डेफिनेशन आप डेफिनेशन क्लास में जाएं तो वो कहता है कि इंजरी जो है वो एनी हार्म है। हार्म का मतलब क्या होता है? कोई भी नुकसान। और कैसा नुकसान? जो किसी शख्स की बॉडी को, उसके बाद लफ्ज़ यूज़ करता है माइंड को या प्रॉपर्टी को या रेपुटेशन, कि कोई भी नुकसान जो किसी शख्स को जहनी अजियत की सूरत में, उसकी प्रॉपर्टी के नुकसान के सूरत में, या कोई भी चीज़ जो उसकी इज़्ज़त, डेफमेशन, रेपुटेशन की सूरत में, या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी शख्स के जिस्म पर लगेगी, जो नुकसान पहुंचेगा, इन ब्रॉडर सेंस इसको क्या कहेंगे? इंजरी कहेंगे। बट द इंजरी इन्फ्लिक्टेड अपॉन द बॉडी इज कॉल्ड हर्ट. So we can say that all the hurts are injuries, but all the injuries are not hurt. तो हर्ट सिर्फ एक ऐसी इंजरी है जो किसी पर्सन को इन बॉडी, उसके जिस्म पर। और छोटी सी बात जहन में रख लें, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? 16 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 16 ऑफ पीपीसी टोटली है ही किसके बारे में? ये पूरा चैप्टर है ही प्राइवेट ऑफेंसेस, जिसमें हम किसी की या तो जान लेंगे या किसी को हर्ट करेंगे, किसी को ज़ख़म लगाएंगे। हर्ट, इसमें जब आपकी बात करें जुडिशरी के हवाले से, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो क्वेश्चन पिछले कुछ अरसे में रिपीट हुए हैं, वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में उसने कोई प्रोपोजिशन दी है कि जिसमें किसी को डंडे के साथ ज़ख्मी किया, किसी को किसी चीज़ के साथ ज़ख्मी किया, और आपको कहा कि चार्ज फ्रेम करें। और इनफैक्ट चार्ज फ्रेम में जो मेन चीज़ उसने लेनी है आपसे, वो प्रॉपर रेलेवेंट प्रोविज़न क्या आपको पता है या नहीं पता। तो आज के इस लेक्चर का मेन जो फोकस होगा हमारा, वो क्या होगा कि हमें ये जो हर्ट, उसकी काइंड्स, उनके रेलेवेंट प्रोविज़न ये पर्टिकुलरली याद हो जाए। मुश्किल नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर आप उस ट्रिक पर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो 2, 3, 4 बार करने से आपको आसानी से ये चीज़ क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। चलिए पहले हम भी उस ट्रिक पे अमल करते हैं कि मुझे अभी याद है या नहीं है। जहाँ पे हम भूल गए वहाँ से हम किताब खोल लेंगे। ठीक है जी। पहला सेक्शन है 332। हर्ट का पहला सेक्शन कौन सा है? 332। जो हर्ट की जनरल काइंड्स, इसमें थोड़ी सी तरतीब इस तरह है। पीपीसी की वैसे स्कीम ये है कि एक सेक्शन डिफाइन करता है और दूसरा सेक्शन उसकी क्या करता है? पनिशमेंट। यहाँ पे हर्ट में उसने ये किया कि अगर किसी चीज़ की फर्दर काइंड्स हैं, अगर किसी चीज़ की फर्दर काइंड्स हैं, तो एक सेक्शन सिर्फ काइंड्स बयान कर देता है, उससे अगला सेक्शन पहली काइंड को डिफाइन करता है, अगला दूसरी काइंड को डिफाइन करता है, साथ उसकी क्या आ जाती है? सज़ा आ जाती है। यहाँ पर क्या है, जब 332 की तरफ चले तो उसने कहा जी कि हर्ट की जो काइंड्स हैं ना, वो कौन कौन सी? उसने कहा जी हर्ट की पहली जो काइंड है वो इत्तलाफ़े उज़्व की सूरत में है। इत्तलाफ़े उज़्व। अब ये इत्तलाफ़े उज़्व है क्या? दूसरी काइंड की तरफ गए, उसने कहा जी दूसरी काइंड है इत्तलाफ़े। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, सलाहियत उज़्व। पहले सारे नाम लिख देता हूँ। फिर है शज्जा, फिर है जरा, और पांचवी काइंड में उसने डाल दिया ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट। जो इसमें फॉल नहीं करेगा वो ऑल अदर काइंड, और ऑल अदर काइंड की पूरी डिटेल बताई है पीपीसी ने कि कौन कौन से जो हर्ट हैं वो ऑल अदर काइंड में हैं, और उससे हटकर फिर फर्दर जो उसके अलावा भी है उसको भी पीपीसी ने क्या किया? यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब मैंने जो पहला सेक्शन याद रखा वो तो हर्ट का कर लिया कि 332। जब भी कोई इस तरह का सेक्शन याद करना हो तो कोई एक दरमियान में बेंच मार्क लगा लिया करो। अगला बेंच मार्क मैंने यहाँ पे लगाया, ये क्योंकि सबको पता है, जब भी कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है कहीं पर भी, और जो एफआईआर कटती है, उसमें पक्की जो दफ़ा आप अगर पढ़ें, कभी किसी ने देखा हो, वो 337A
डी और क्या होती है एफ। 337 ADF पक्की। जितने भी आप लड़ाई झगड़े के FIR देखेंगे, हर FIR में जो लड़ाई झगड़े पर जिसमें कुछ ज़ख़म लगा होगा, उसमें जो FIR में दफ़ा पुलिस लगाती है वो 337 A, D और F। तो ये तो हो गया 337। 332 ये चला गया। बाकी सेक्शन यहाँ पे पूरे करते हैं। बाकी सेक्शन ऐसे पूरे करेंगे कि एक सेक्शन इसको डिफाइन करेगा, 333 इसको क्या करेगा डिफाइन, और 334 इसकी क्या बयान करेगा पनिशमेंट, 335 इसको क्या करेगा डिफाइन, और 336 इसकी क्या करेगा। क्लियर हो गया? हम कहाँ तक पहुँच गए? मतलब हम गलत नहीं जा रहे। अगर गलत जा रहे हो तो हम इधर 337 पे ना पहुँचते। 337 पे आके ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है। अब 337, 38, 39, 40 वाला सीक्वेंस नहीं है। अब मुझे एक छोटी सी चीज़ बताएं, दफ़ा पुलिस ने क्या लगाई है 337 A, D और F। इतना आपको पता होना चाहिए कि पुलिस जो दफ़ा लगाती है वो सज़ा वाली होती है, वो डेफिनेशन वाली नहीं है। ठीक हो गया जनाब? क्या होती है वो? सज़ा की होती है, वो कभी भी डेफिनेशन की नहीं होती। तो इसका मतलब है कि A भी सज़ा की होगी, D भी सज़ा की, और F भी क्या होगी सज़ा की होगी। ये हमें क्लियर हो गया कि सज़ा की होगी। तो पहले कोई शज्जा को डिफ़ाइन करेगा तभी उसकी क्या होगी सज़ा। तो जो पूरा 337 है, पूरा 337 इसको क्या करता है शज्जा को डिफ़ाइन करता है, और 337 A शज्जा की क्या बयान कर देता है पनिशमेंट कर देता है। पिछली बार भी उसने पेपर में एक उसका पर्टिकुलर दिया था कि जनाब आप उसको थोड़ा सा इसको मूव कर दें, थोड़ा सा और कर दें ऐसे हल्का से, बस सही। पिछली बार भी उसने क्या किया, उसने यही कहा कि जनाब एक पर्टिकुलर ज़ख़म दिया कि आप इसके ऊपर चार्ज फ्रेम करें, और इसके आगे क्या है A तक हम पहुंच गए, A में सजाएं हैं, और 337 में उसकी क्या है 337 में उसकी डेफिनेशंस है। 6 काइंड्स हैं, वैसे शज्जा के आगे चल के पढ़ेंगे तो वो किस तरह होगी 337 1, 2, 3 में, और सजाएं क्या होगी 337 A1, A2, A3। एक तरतीब के साथ इसकी सारी सजाएं आ जाएंगी। 337 क्या हो गया शज्जा की डेफिनेशन, 337 A क्या हो गया शज्जा की पनिशमेंट। अगला लफ्ज़ क्या है B, अगला लफ्ज़ क्या है C। हमारे पास क्या लफ्ज़ आया था D, हमारे पास क्या आया था D। हर्ट की मैंने आपको स्कीम बताई है। हर्ट की स्कीम क्या है कि जहां पर काइंड्स बयान की जाएंगी उसको वो अलग क्या दे रहा पूरा नंबर। जैसे 332 में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि जी हर्ट की ये वाली काइंड्स हैं, डिफाइन किसी को नहीं किया, उसने उसको भी क्या किया पूरा नंबर दिया। इसी तरह जब हम जरा की तरफ आए तो 337 B उसने हमें बताया कि भाई जरा की 2 काइंड्स हैं। जरा की कितनी काइंड्स हैं 2, एक है जायफा और एक क्या है गैर जायफा। जब उसने 2 काइंड्स बताई तो उसने कहा कि जनाब ये जो जायफा है 337 B ने क्या किया हमें सिर्फ काइंड्स बताई, तो 337 C ने क्या डिफाइन कर दिया जायफा को क्या कर दिया डिफाइन कर दिया, और 337 D ने उसकी क्या बयान कर दी पनिशमेंट। 337 E ने क्या किया गैर जायफा को डिफाइन किया, और 337 F ने उसकी क्या बयान कर दी पनिशमेंट। अब अगर आप यहां से देखें तो जब पुलिस लगाती है 337 ADF, मतलब वो कह रही है कि इस बंदे को जो जख्म है उसमें शज्जा भी है। अब कौन सा शज्जा है, नॉर्मली पुलिस A1, 2, 3, 4 नहीं लगाती। A1, 2, 3, 4 कोर्ट लगाता है वाइल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बेस्ड अपॉन द मेडिकल सर्टिफिकेट। जो MLC मेडिको लीगल सर्टिफिकेट आता है मजिस्ट्रेट के पास, उसमें इंजरी की नोयत को देखते हुए मजिस्ट्रेट डिफाइन करता है कि क्या ये शज्जा खफीफ़ा, मुदीहा, हशीमा, मुनक्किला, दमीगा या आइमा, कौन सी फर्दर उसकी काइंड है। ये कोर्ट कहाँ पर जाकर डिसाइड करता है MLC को देखने के बाद डिसाइड करता है।
तो डी में वो क्या लगा रहा है कि जायफ़ा, और एफ में वो क्या लगा रहा है, गैर जायफ़ा, कि जो इस शख्स को ज़ख़म लगा है ये शज्जा भी है, जरह जायफ़ा भी है और जरह गैर जायफ़ा भी है। अब अगर आप इस सीक्वेंस में चलें तो आपके सेक्शन ये सारे क्या हो गए, क्लियर हो गए कि 332 हर्ट जनरल था, 333 में इत्तलाफ़ उज़्व को डिफ़ाइन किया, 34 में पनिशमेंट, 35 ने इसको डिफ़ाइन किया, 36 में इसकी पनिशमेंट, 37 खाली ने शज्जा को डिफ़ाइन किया, 37 ए ने उसकी पनिशमेंट दी। बी ने बताया कि जरा की कितनी काइंड्स हैं, 2। सी ने पहली काइंड को डिफ़ाइन कर दिया, डी ने उसकी क्या बयान कर दी, सज़ा। इसी तरह ई ने दूसरी काइंड को डिफ़ाइन कर दी और एफ ने उसकी क्या कर दी, सज़ा। और उसके बाद जो आगे ऑल अदर काइंड्स हैं उनके भी आगे पर्टिकुलर नंबर हैं। जैसे हम इसमें ख़ास नंबर जो देखेंगे, जो पेपर में भी आता है बड़ी बार, वो आता है 337 के अंदर ही 337 जी, 337 जी। जो हर्ट आप किसी को करते हैं, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, लास्ट टाइम भी मैंने एक पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से आपको क्लियर किया था, अभी मैं फिर दोबारा बता दूं। अक्सर वो क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए हर्ट प्रॉपर देता है आपको। कहता है कि जनाब एक बंदे ने दूसरे बंदे का बाजू काट दिया या हो गया, लेकिन वो हुआ कैसे, उसने उसके बाजू पर गाड़ी चढ़ाई है और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था और गाड़ी चलाते हुए उसने इत्तलाफ़े उज़्व कर दिया, इसके ऊपर चार्ज फ्रेम करे। इत्तलाफ़े उज़्व कर दिया तो चार्ज फ्रेम करे, हम इधर आ जाते हैं। अगली बात नहीं पढ़ते, उसने इत्तलाफ़े उज़्व किया है गाड़ी चलाते हुए। जब रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से कोई भी हर्ट लगेगा तो इनमें से कोई सी भी दफ़ा हरगिज़ नहीं लगेगी। इत्तलाफ़े उज़्व है तब भी वही जी लगेगा, शज्जा है तब भी जी लगेगा। हर्ट ड्राइविंग में, जैसे सिंपल सी बात आपको पता है कि जब कोई शख्स किसी को कत्ल करता है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में, 302 नहीं लगता, क्या लगता है, 320 लग जाता है। इसी तरह जब कोई शख्स किसी को हर्ट करेगा तो हर्ट अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से है तो 337 जी लगेगा। कोई और रेलेवेंट दफ़ा उसकी, अगर आप पेपर आज जाकर खोलेंगे वहाँ पे आपको इस किस्म का क्वेश्चन नज़र आ जाएगा जिसमें उसने एक चार्ज फ्रेम करने के लिए कहा था। और ऐसी जगह पे होता वही एक छोटा सा पॉइंट, अगर आपने ठीक कर दिया तो सारे का सारा सवाल आपका ठीक, और अगर मेन चीज़ गलत तो पूरे का पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब वापस आ जाए जनाब, सेक्शन आपको क्लियर हो गए सारे। अब देखें इत्तलाफ़े उज़्व, इत्तलाफ़े उज़्व, उज़्व क्या कहते हैं, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उंगली, हाथ, बाजू, आँख, कान, नाक, ये सब के सब हमारे क्या है, आज़ा हैं। और अगर कोई शख्स इस उज़्व को क्या कर दे, इसको काट के अलग कर दे, ये लफ्ज़ है तलफ़। तलफ़ करने का मतलब क्या होता है, काट देना या क्या कर देना, उसको अलग कर देना। अगर कोई शख्स क्या करता है, लफ्ज़ है यहाँ पे परमानेंटली, अगर कोई शख्स परमानेंटली क्या करता है, डिसमेंबर्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी। और यहाँ पे मैं भी एक लफ्ज़ हमेशा गलत लिखता था, यहाँ पे मैं हमेशा पुराने अगर लेक्चर आप सुनेंगे वहाँ पे मैं लिखता था इम्प्यूटेशन, तो किसी ने मेरी करेक्शन के बाद में मैंने देखा वो सही कह रहा था। एक्चुअल यहाँ पे लफ्ज़ है इम्प्यूटेशन, हम भी अक्सर लिखते हुए इम्प्यूटेशन लिखते हैं और पूरा वो उस पर क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। ये है इम्प्यूटेशन ऑफ एनी बॉडीली ऑर्गन, जिस्म के किसी हिस्से को मुस्तकिल तौर पर काट कर अलग कर देना कौन सा जुर्म है, इत्तलाफ़े उज़्व। बाजू काट के फेंक दी, आँख निकाल के फेंक दी, कान को काट के फेंक दिया, कौन सा जुर्म किया, इत्तलाफ़े उज़्व। ये भी इत्तलाफ़ है, और किसका है, उज़्व का, लेकिन दरमियान में क्या है, इत्तलाफ़े सलाहियत उज़्व। उज़्व को काट कर अलग नहीं किया पर उसकी सलाहियत को क्या कर दिया, उसकी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है, किसी भी इंसान के ऑर्गन की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है, उस फंक्शनिंग कैपेसिटी को परमानेंटली डिसेबल कर देना, यह है इत्तलाफ़े सलाहियत उज़्व। आँख है,
देखने की सलाहियत ख़त्म। कान है पर इस तरह डैमेज हुआ कि कान की देखने की सलाहियत ख़त्म। अगर कान सुनने की अगर काट कर फेंक दिया तो फिर तो किस में था? इत्तलाफ़े उज़्व में। और अगर मौजूद है बट सुन नहीं सकता तो क्या हो गया? इत्तलाफ़े सलाहियत उज़्व। हाथ काट के फेंका तो क्या हो गया? इत्तलाफ़े उज़्व। और अगर इस किस्म का फ्रैक्चर है कि दोबारा हाथ काम करने के काबिल नहीं है तो इत्तलाफ़े सलाहियत उज़्व। अच्छा, यहाँ पर जो सज़ाएँ आप देखेंगे दोनों की सज़ा सेम है। 10 ईयर्स तक आप इसमें देखेंगे कि इसकी सज़ा कितनी है? 10 ईयर्स। किसास भी आपको मिलेगा और उसके साथ आपको अर्श भी मिलेगा। ऐसे ही है जनाब। लेकिन किसास के साथ एक लफ्ज़ होगा वेयर एप्लीकेबल, और उसके बाद क्या है उसके साथ? अर्श। अब किसास एप्लीकेबल, किसास का ये मतलब हरगिज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम जब 304 देखते हैं तो वो कहता है कि जो जहाँ तक बात है किसास चाहे वो कत्ल का है, किसास चाहे ज़ख़म का है, आर्टिकल 17 के मुताबिक आपकी गवाही होगी। किसास सिर्फ कब होगा? आर्टिकल 17 की गवाही पे होगा। पहली बात है वो गवाह पॉसिबल नहीं है। चलो हम कहते हैं वो गवाह पॉसिबल हो गया। हाथ के बदले हाथ काटना है जनाब, तो हाथ के बदले हाथ का मतलब ये नहीं है कि उस बंदे का हाथ काट कर उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। पहले मेडिकल एग्जामिनर आएगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा कि क्या इसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जिसमें हाथ काटने की वजह से इसकी जान चली जाए। अगर वो कहता है कि नहीं इसमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, इसका हाथ काटा जा सकता है, तो फिर वो हाथ जो काटा जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मेडिकल स्टाफ काटा जाएगा और फौरन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसको स्टिचिंग की जाएगी ताकि खून बहने से वो शख्स मर। तो फिर उसकी सज़ा क्या हुई? उसका जब हाथ कट गया तो सबसे बड़ी सज़ा तो यही हो गई। तो जो सऊदी अरब में भी अगर आप देखें तो ये नहीं कि जनाब डायरेक्ट ऐसे काटते हैं, मुकम्मल करने के बाद जब हाथ काटा भी जाता है तो फ़ौरन उसको ट्रीटमेंट दी जाती है कि इसका हाथ कट के सज़ा इसकी कितनी थी, हमने इसको जान से नहीं मारना। तो जहाँ पर किसास एप्लीकेबल होगा वहाँ पर किसास या अर्श। और जो बात है एक्सटेंड सज़ा, यहाँ पर देखेंगे तो आयदा डिस्क्रिप्शन है और एक्सटेंड्स टू 10 ईयर। क्या है? एक्सटेंड्स टू 10 ईयर। जो एक्सटेंड्स टू 10 ईयर की बात अगर हम करते हैं तो एक्सटेंड्स टू 10 ईयर का मतलब ये है कि 10 साल तक। तो 10 साल तक ये फिर चार्जिंग स्टैंडर्ड है, वो डिफाइन करता है कि अगर उंगली का छोटा सा हिस्सा काटा है तो सलाहियत उसको इत्तलाफ़े उज़्व तो कर दिया, लेकिन उंगली का छोटा हिस्सा है, बंदा काम कर सकता है, लिहाजा इसको सज़ा देनी है थोड़ी सी क्या दे दे? कम। एक उंगली काटी है थोड़ी सी सज़ा और बढ़ा दे, 2 उंगलियां काटी अब तो हाथ किसी काम का नहीं है, अब इसको सज़ा और बढ़ा दे, हाथ पूरा काटा तो ज़्यादा नुकसान है, अब इसको और सज़ा दे दे। तो इस तरह करते करते एक्सटेंड्स टू में वो कहाँ तक चला जाता है? 10 साल तक चला जाता है। बट अगर जिस्म का हिस्सा कोई ऐसा काटा है कि जिसमें वो बात नहीं, दांत तोड़ दिया है तो इत्तलाफ़े उज़्व में, लेकिन आगे चलकर आप पढ़ेंगे उसकी सज़ाएँ उसमें अलग अलग उसने डिफ़ाइन कर दिया कि इसका एक दांत का क्या है, 2 दांत तोड़े हैं तो फिर उसके एक प्रॉपर क्या है उसका सीक्वेंस। पर जब आप किसास और उसकी अर्श की बात पढ़ेंगे वहाँ पर ये होगा कि अगर जिस्म का वो हिस्सा जो तादाद में सिंगल है अगर उसको नुकसान पहुँचाया तो फिर क्या, और अगर तादाद में डबल, आँख कितनी है? 2, इसके लिए सज़ा ज़्यादा है। नाक कितना है? 1, तो इसकी सज़ा उससे भी ज़्यादा। उंगलियाँ कितनी हैं? 10। तो अब उंगलियों में अंगूठे की सज़ा अलग होती है क्योंकि इसका फंक्शन अलग है, और बाकी उंगलियों की सज़ा क्या होती है वो आगे चलकर तफसील में सारी चीज़ें आएंगी। फ़िलहाल हमने सिर्फ इत्तलाफ़े उज़्व और इत्तलाफ़े सलाहियत उज़्व की समझ आ गई, तो आगे चलते हैं शज्जा। एनी इंजरी ऑन हेड और फेस, हेड और फेस, हेड और फेस पे लगाया गया जो भी ज़ख़म होगा उसको क्या कहेंगे हम? शज्जा। और 337 डिफ़ाइन करता शज्जा को कि जी शज्जा की पहली काइंड है खफीफ़ा, दूसरी काइंड है इसकी मुदीहा, तीसरी काइंड है इसकी हशीमा, चौथी काइंड है इसकी मुनक्किला, और पांचवी काइंड जो इसकी है आइमा, और छठी काइंड है इसकी दमीगा। अच्छा, जो जहाँ तक बात है पहली 4 की, तो पहली 4 सर पर भी हो सकती हैं और चेहरे पर भी हो सकती हैं, लेकिन जो आखिरी 2 है ना ये सिर्फ सर पे होंगी। खफीफ़ा उर्दू के किस लफ्ज़ के साथ मिलता है? खफीफ। खफीफ का मतलब मामूली, हल्का। खफीफ़ा, खफीफ, मामूली, हल्का, एक चेहरे पर लगा हुआ, चेहरे या सर पे लगा हुआ
इतना मामूली और खफीफ ज़ख़म जो विदाउट एक्सपोजिंग, इसमें लफ्ज़ याद रखना, विदाउट एक्सपोजिंग। किसी लेक्चर में, शायद मैंने भी शुरू वाले लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो मैं मैंने डिस्पोजिंग ऑफ बोन जल्दी में लफ्ज़ यूज़ किया था। डिस्पोज और चीज़ है, एक्सपोजर नज़र आना। ये है जो आपका खफीफा है, ये है विदाउट एक्सपोजिंग ऑफ बोन। हड्डी, एक इतना ज़ख़म है मामूली सा कि जिसमें हड्डी नज़र नहीं आई, कुछ जैसे कोई नौखन शौखन लग गया तो हड्डी नज़र नहीं आती, या कोई मुक्का शुक्का लग गया तो उसमें रंग चेंज हो गया, स्वेलिंग होगी, पर हड्डी अभी, अगर गोश्त फटा भी है तो इतना फटा है कि उसमें हड्डी नज़र नहीं आ रही, मामूली ज़ख़म है, तो क्या है, शज्जा खफीफा। एक स्टेप आगे चले जाए और उस स्टेप पे किधर चले जाए, मुदीहा, एक्सपोजिंग ऑफ बोन हो गया, बोन नज़र हो गई, नज़र आई हड्डी, इधर हड्डी नज़र ही नहीं आ रही, हड्डी नज़र तो आई है लेकिन अभी टूटी नहीं है, फ्रैक्चर नहीं हुई, तो क्या हो गया, मुदीहा। और अगर अगला स्टेप हो गया कि हड्डी आपकी क्या हो गई, चेहरे या सर की फ्रैक्चर। जब हड्डी आपकी फ्रैक्चर होती है तो फ्रैक्चर होने पे क्या होता है, फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि सिर्फ क्रैक आया, अपनी जगह पर सारे आपके जो अज़ा हैं वो अपनी जगह पर कायम है, हड्डियाँ अपने स्ट्रक्चर पे कायम है, लेकिन फ्रैक्चर में हड्डी में सिर्फ क्या आता है, क्रैक। तो क्रैक आया तो हशीमा और मुनक्किला उर्दू के किस लफ्ज़ के साथ मिलता है, मुंतकिल होना। इतना हड्डी उसको गहरी चोट लगी है कि हड्डी टूटी भी है और नाक टेढ़ा हो गया, जबड़ा उसका खुल गया है, तो ये क्या हो गया, मुनक्किला हो गया कि जिसमें फ्रैक्चर होगा। अगला लफ्ज़ है डिसलोकेशन। फ्रैक्चर के बगैर तो डिसलोकेशन हो ही नहीं सकती ना, फ्रैक्चर होगा तो डिसलोकेशन होगी, वैसे तो डिसलोकेशन हो ही नहीं सकती। तो चार हो गए, हड्डी नज़र नहीं आई, हड्डी नज़र आ गई, हड्डी टूट गई और हड्डी टूट कर अपनी जगह से हट गई, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका शज्जा की चार। पांचवी और छठी दोनों काइंड्स है फ्रैक्चर ऑफ स्कल, दोनों में फ्रैक्चर है, और किसका फ्रैक्चर है, स्कल का, खोपड़ी का। तो फिर फर्क क्या है, नीचे वाला लफ्ज़ क्या है, दमीगा, दिमाग के साथ, कि जिसमें दिमाग डैमेज हो जाए, मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन डैमेज हो जाए, वो दमीगा, और जिसमें डैमेज ना हो वो क्या होगा, वो आइमा होगा। तो ये 6 काइंड्स किसकी हैं, शज्जा की। ऑन द अदर साइड हम गए जायफा और गैर जायफा की तरफ। जायफा क्या है, एक ऐसा ज़ख़म जो बॉडी ट्रंक तक, बॉडी कैविटी तक चला जाए। अब ये कैविटी, बॉडी ट्रंक क्या है, कैविटी कहते हैं सख्त जगह के दरमियान नरम जगह, जैसे हमारी ये पसलियाँ हैं तो पसलियों के दरमियान नरम क्या है, बाकी है हमारे अंदर के अज़ा। या अगर कोई ज़ख़म जहाँ पर सिंपल, अगर आपने याद रखना है, अब पेट में तो हड्डी कोई नहीं है ना, तो अगर कोई ज़ख़म जो आपके जिस्म के किसी ऐसे नरम हिस्से पे लगता है कि जिसमें हड्डी इन्वॉल्व नहीं है और वो बॉडी ट्रंक तक, कैविटी तक, उस नरम जगह तक पहुँचता है, तो वो क्या कहलाएगा, जराए जायफा। वैसे जरा क्या है, शज्जा के अपोजिट। शज्जा क्या था, हेड और फेस, और इससे नीचे नीचे एनी इंजरी ऑन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन द हेड और फेस इज कॉल्ड जरा। और जरा की कितनी काइंड्स हैं, 2, जायफा, गैर जायफा। जायफा जो बॉडी ट्रंक तक जाए, और गैर जायफा जिसमें फिर हड्डी इन्वॉल्व हो जाए। गैर जायफा में फिर क्या हो गई, हड्डी इन्वॉल्व हो गई। तो गैर जायफा की फिर 6 किस्में हैं आगे। कौन कौन सी जनाब, 6 किस्में हैं। 3 किस्में तो आपने अभी पढ़ी हैं मिलती जुलती। कौन कौन सी, एक आपने पढ़ी है मुदीहा, एक आपने पढ़ी है हशीमा, और एक आपने क्या पढ़ी है, मुनक्किला। पहली 3 किस्में तो आपको यहीं पर याद होनी चाहिए। पूरा नाम क्या आएगा, जरा है, गैर जायफा है, और अगला क्या है, या मुदीहा है, या जरा गैर जायफा हशीमा है, या जरा गैर जायफा क्या है, मुनक्किला। यहाँ पर जो चीज़ आपने जहन में रखनी है, मुझे ये पता है मुदीहा में यहाँ पे क्या हुआ था, इधर गौर से देखें। मुदीहा में क्या हुआ था, मुदीहा में हड्डी एक्सपोज हुई थी। किसकी हड्डी, चेहरे की, या तो अगर चेहरे की हड्डी एक्सपोज होती है तो शज्जा मुदीहा, और अगर वही हड्डी एक्सपोज होती है नीचे वाले हिस्से की तो जरा गैर जायफा, और क्या लफ्ज़ होगा आगे, मुदीहा हो जाएगा। हशीमा में क्या हुआ था, हड्डी फ्रैक्चर हुई थी। चेहरे की हड्डी फ्रैक्चर हो तो शज्जा हशीमा, नीचे वाले हिस्से की हड्डी फ्रैक्चर हो तो जरा गैर जायफा, और आगे क्या है, हशीमा। मुनक्किला में क्या हुआ, मुनक्किला में हड्डी चेहरे की क्या हुई, मुंतकिल, डिसलोकेट। और अगर यही काम होता है जिस्म के नीचे वाले हिस्से में, बाजू की, टांग की हड्डी टूट गई है, मूव कर गई है, तो जरहा, गैर जायफा, और क्या है, मुनक्किला। तो ये 3 तो उसके साथ सेम हो गए। इधर हमने एक ही पढ़ा था, मामूली ज़ख़म, कौन सा था,
खफीफा। मामूली ज़ख्म कौन सा था? खफीफा था। यहां पर मामूली 3 है, दमीहा, बुदीहा और मुतलमीहा, और तीनों विदाउट एक्सपोजिंग ऑफ बोन है, क्योंकि तीनों किसके साथ इक्वल है? खफीफे हैं तीनों। जब तीनों खफीफ है तो तीनों में हड्डी नजर नहीं आती। एक में क्या है? एक में है जनाब आपका स्किन सिर्फ रैप्चर होगी, ये एग्जैक्ट मैं देख लूं कि रैप्चर किस में है, और एक में लेसरेशन है, और एक में है इनसाइज्ड वाउंड। ये एग्जैक्ट मुझे बता दें कि सही लिखा है, मैंने ये मुझे हमेशा भूल जाता है। दूसरा और तीसरा उलट हो गया, ठीक है। वो मुतलमीहा वो मुख्तलिफ लिखते रह जाते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जनाब, ये तीनों जो हैं, तीनों जिस्म के नीचे वाले हिस्से पे है, क्योंकि ये क्या है? जरा गैर जैफा है, और तीनों ऐसे ज़ख्म है विदाउट एक्सपोजिंग ऑफ द बोन। पहले वाला है कि एक्सपोजिंग ऑफ बोन भी नहीं हुई, और इतना मामूली है, सिर्फ स्किन रैप्चर हुई है, रगड़ लग गई है, मामूली रगड़ शगड़ अगर जिस्म के नीचे वाले हिस्से पर लग गई तो वो क्या हो गया? वो आपका जरहा, गैर जायफा और दमीहा। और इनसाइज्ड वाउंड और लेसरेशन ऑफ फ्लैश में क्या फ़र्क है? अगर ज़ख्म लगा किसी ऐसे आले के साथ कि जिसके अंदर जो फर्दर आपका उस आले का मुंह छोटा है, सुई, सुआ, तेज़ धार चीज़, कि जब वो लगती है ना कहीं पर, तो ज़ख्म का मुंह क्या होगा? छोटा, लेकिन अंदर की तरफ वो क्या होगा? गहराई उसकी ज़्यादा। ये है इनसाइज्ड वाउंड। इनसाइज्ड है, लेकिन इतना इनसाइज है कि हड्डी नज़र नहीं आई। अगर हड्डी नज़र आएगी तो फिर वो अगला ज़ख्म बन जाएगा। तो अगर कोई शख्स क्या करता है, कोई ऐसी नोकदार चीज़ से किसी को ज़ख्म लगाता है कि जो ज़ख्म उसका मुंह छोटा, गहराई ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा गहराई नहीं है कि उसमें क्या हो जाए? हड्डी नज़र आ जाए, तो किस में चला जाएगा? वो बुदिया में चला जाएगा, इनसाइज। और लेसरेशन ऑफ फ्लैश, गोश्त का चिर जाना, फट जाना, लेसरेट हो जाना। ब्लेड है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ जो ज़ख्म लगा है, ज़ख्म का जो लंबाई है उसका जो है वो क्या है? ज़्यादा, लेकिन इतना गहरा नहीं है कि उसमें गोश्त फट गया, पर इतना ज़्यादा नहीं फटा कि आपकी हड्डी नीचे से क्या हो? नज़र आ जाए। तो जहाँ पर हड्डी नज़र ना आए तो वो लेसरेशन ऑफ फ्लैश होगी, तो मुतलमीहा, और अगर इनसाइज वाउंड है तो बुदीहा, और अगर स्किन रैप्चर होगी तो क्या हो जाएगा? ये दमीहा हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी होगी काइंड्स ऑफ हर्ट। शज्जा, जरहा और ऑल अदर काइंड में क्या है? ऑल अदर काइंड के लिए जनाब आप किताब खोलें, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर देता हूँ कि ऑल अदर काइंड में क्या क्या है। ई के बाद आप एफ के बाद चले जाएँ जी। जी है पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इसमें दमन कभी कहते हैं, कभी ज़मान कहते हैं, वैसे ज़्यादा इसको क्या पढ़ा जाता है? ज़मान पढ़ा जाता है। ये है कंपनसेशन डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। और कोर्ट कैसे ज़मन को डिटरमिन करता है? वो डिटरमिन करता है ज़ख़म की नोइयत, कितना दिन इसको ठीक होने के लिए लगेगा, ज़ख़म को कितना इसका नुकसान हुआ, उसके मुताबिक कोर्ट डिटरमिन करेगा। उसको क्या कहेंगे? ये दोनों कंपनसेशन है। और कंपनसेशन हमेशा किसको दी जाती है? विक्टिम को दी जाती है, क्योंकि हर्ट है तो विक्टिम को ही दी जाएगी। अगर कत्ल होता तो फिर दियत किसको दी जाती है? उसके वली को दी जाती। 337H पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, दोनों अलग अलग हो गए। ऊपर हर्ट आपने कैसे किया है? रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से, और नीचे आपने हर्ट किससे किया है? और अगली बात जो कल मैं आपको पढ़ा रहा था, अगर आपको याद हो, मैंने एक चैप्टर आपको पूरा पढ़ाया है जिसमें नेग्लिजेंस के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, न्यूसेंस के बारे में। अगर वो नेग्लिजेंस या मेंस रिया की एक्सेप्शन की बात करें तो ये जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, ये भी किस में जाएगा? बेसिकली यहाँ पर भी आपका इंटेंशन तो नहीं है, मेंस रिया आपका नहीं है, लेकिन अच्छा ओनली नेग्लिजेंट नहीं है, ये रैश और नेग्लिजेंट है। जब उसके बाद पनिशमेंट फॉर काजिंग हर्ट बाय मिस्टेक, ख़ता। जैसे कत्ले ख़ता है, वैसे यहाँ पे क्या है? हर्ट बाय ख़ता भी अलग है। और उसकी सज़ा क्या है कि काजिज हर्ट बाय मिस्टेक शैल बी लाइबल टू अर्श और दमन स्पेसिफाइड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट। इसमें कोई सज़ा नहीं है। अब वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कहेगा? कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसमें वो ज़ख़म की ये वाली पूरी पूरी कोई मिसाल देगा कि उसका बाजू कट गया है, गलती से बाजू उसने क्या कर दिया? पूरा उसका काट दिया, दफ़ा लगाएं। और भाई जब गलती से काटा है तो दफ़ा कौन सी लगेगी? 337 आई लगेगी। तो जी, एच और आई। जी आप याद रख लें किसके साथ? कि रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग वाला हर्ट है। अगला एक्ट, जहाँ पर भी वो आएगा, पीछे भी हम जो कत्ल की पढ़ के आए हैं,
वहाँ पे भी हमने रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अलग पढ़ा और एक्ट का अलग पढ़ा और ख़ता का क्या पढ़ा अलग। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, अगली चीज़ ख़ता ही उसमें आ गई। जे है जी काजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन। अब देखें, जब कोई शख्स किसी को जहर देता है तो जहर में दर हकीकत क्या है, कोई जिस्म के ऊपर बज़ाहिर ना कट लगेगा ना कोई इत्तलाफ है, इनमें से वो फॉल ही नहीं करेगा, वो तो उसने इंटरनल सिस्टम को डैमेज कर दिया है। तो उसकी सज़ा कहाँ पे आएगी, वो आएगी 337 जे में है, 10 साल तक उसकी सज़ा हो सकती है। उसके बाद काजिंग हर्ट टू एक्सॉर्ट कन्फेशन आर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये पुलिस के ऊपर भी ये दफ़ा लगाई जा सकती है। अगर कोई और शख्स किसी को, जब आप किसी चोर वगैरह को पकड़ लेते हैं और जब कोई शख्स किसी चोर को पकड़ के मारता है तो किस लिए मार रहे होते हैं कि या तो जुर्म तस्लीम कर, या आप उससे वो प्रॉपर्टी क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, छीनने की। अब इसमें एक चीज़ जहन में रख लें, अगर तो वो चोर इस पोजीशन में था कि आपको अपनी जान का ख़तरा था तो प्राइवेट डिफेंस। लेकिन अगर वो चोर इस पोजीशन में, जैसे उसने सवाल दिया कि चोर चोरी करके भाग गया और आपने उसको कहीं पर जाकर तलाश किया और उसको हर्ट किया, तो प्राइवेट डिफेंस का राइट उस वक्त था जब चोर चोरी कर रहा था। जब चोर चोरी करके भाग गया तो प्राइवेट डिफेंस ख़त्म। तो अब आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी को क्या करने जा रहे हैं, अभी उससे या कन्फेशन एक्सॉर्ट करना चाहते हैं, इकबाल जुर्म करवाना चाहते हैं, या उससे प्रॉपर्टी आप अपनी वापस रेस्टोर करना चाहते हैं, तो वो इसमें फॉल करेगा। जितने ऐसे प्रोपोजिशंस आएंगे, अब ये जितने लोगों ने पेपर आज तक यहाँ पर भी दिया पढ़े बगैर, सब ने टोटल इसको गलत लिखा, वो 337 में घूमते रहेगा। और वो बेसिकली आपसे क्या देखना चाहता है कि आपने 337 ADF को छोड़कर आगे वाले जो GHIJ के, एक बार जी का उसने सवाल दिया, एक बार उसने जे का सवाल दिया, एक बार उसने ये वाला सवाल दिया कि क्या आपने आगे वाली चीज़ें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी। और जिसने सिर्फ ये बता दिया कि जनाब ये कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी में जो हर्ट करेगा तो 337 के में उसका होगा वो वाला हर्ट, उसमें चाहे जो भी ज़ख्म लगाया, ज़ख्म चाहे जो भी लगाया, लगेगा क्या, 337 के लगेगा। वो आपको प्रोपोजिशन बनाता है कि जनाब चोर चोरी करके भाग रहा था, आपने उसको पकड़ने की कोशिश की, इस पकड़ने की कोशिश में आपने चोर का बाजू काट दिया, इसके ऊपर क्या सज़ा लगेगी, तो सज़ा क्या होगी उसके ऊपर, 337 के। 337 L है, ये है पनिशमेंट फॉर अदर हर्ट, 7 साल तक जो हो सकती है। और हर्ट नॉट लाइबल टू किसास, हर्ट शैल नॉट बी लाइबल टू किसास इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली व्हेन द ऑफेंडर इज अ माइनर और इनसेन। वही 306 वाली बातें यहाँ पर भी एज इट इज़ आ गई कि जब आप वो उस सेम लड़ी में है या माइनर है या इंसेन है तो आपका जो किसास है हर्ट कभी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अगली बात वही, अब कत्ल के साथ मिलाकर पढ़ते जाएं। वहाँ पर क्या था, 306 एप्लीकेबल नहीं था और 307 था कि जहाँ पर इन्फोर्स नहीं, एप्लीकेबल है पर इन्फोर्स, यहाँ पर 337 N है कि जहाँ पर इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, डाइज बिफोर द एग्जीक्यूशन। सेम सेक्शन है, एक पढ़ेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। उसके बाद है जनाब वली इन केस ऑफ हर्ट। कौन होता है वली इन केस ऑफ हर्ट? सबसे पहला वली खुद विक्टिम ही होता है। कत्ल में वली कौन था उसमें जाकर अभी पढ़े तो वहाँ पर वली की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई थी, 310 था आई थिंक, जिसमें बताया था कि वली कौन होगा, लीगल ईयर्स उसके होंगे 305 में। यहाँ पर 337 ओ में आ गया कि हर्ट में पहली बात है विक्टिम खुद होगा। अगर विक्टिम इस पोजीशन में नहीं है, सज्जा दमीगा में, तो विक्टिम इस पोजीशन में भी नहीं होगा, तो फिर उसका कौन होगा, फिर उसका वली आ जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ किसास फॉर हर्ट किस तरह होगा, जो मैंने आपको बताया कि किसास शैल बी एग्जीक्यूटेड इन पब्लिक बाय एन अथराइज मेडिकल ऑफिसर। ये चीज़ कही थी मैंने कि आप डायरेक्ट किसास एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अथराइज्ड पब्लिक में जो है वो पहले क्या करेगा, वो एग्जामिन करेगा कि कहीं इस किसास से इस बंदे की जान तो नहीं चली जाएगी। अगर कोई ऐसी बात होगी तो फिर वो किसास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फिर आगे किसास आगे जाएगा, किसास फॉर सिंगल ऑर्गन कितना है, उसके बाद अर्श फॉर किसास, अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन। क्योंकि पीछे जब किसी ने मुझसे भी सवाल किया ऑनलाइन में भी कि सर आपने अर्श नहीं बताया, जब मैंने आपको यहाँ पे ये पढ़ाया तो मैंने आपको क्या कहा, इत्तलाफ़ उज़्व है और इत्तलाफ़ उज़्व की सज़ा क्या है, 10 साल किसास या क्या है अर्श। पर अर्श मैंने आपको बताया नहीं है। और आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, जब भी कोई भी शख्स, आज तक मैंने जितने पेपर अपनी ज़िंदगी में चेक किए हैं, इत्तलाफ़ उज़्व के सवाल में किसी भी शख्स ने उसका अर्श डिफ़ाइन कभी किया ही नहीं। दर हकीकत जो ये अर्श का लफ्ज़ है, इसकी जो सज़ा है ये 337 क्यू से आगे चल रही है। ये वही इत्तलाफ, अगर आपने किस चीज़ को तलफ़ किया,
वो कहता है अगर आपने कोई सिंगल ऑर्गन था उसका इतलाफ़ कर दिया तो फिर क्या होगा, 337 क्यों होगा, सिंगली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दियत, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दियत होगा। अगर आपने सिंगल क्या नाक किसी का काट के फेंक दिए, कोई भी ऐसा जिस्म कैसा जो सिंगल है तो उसकी इक्वल टू दियत। और अगर कोई ऑर्गन इन पेयर, हाथ, आंखें, कान, ये इन पेयर है, पाँव इन पेयर है, तो इन पेयर पे जो आपकी सज़ा होगी वो कितनी होगी, वो इक्वल होगी जनाब वैल्यू ऑफ दियत। एंड इफ इतलाफ इज कास्ट टू वन ऑफ सच ऑर्गन द मोस्ट ऑफ अर्श शैल बी वन हाफ ऑफ द दियत। अगर वो कहता है क्वाड्रिप्लिकेट में है, कुछ 4 चीज़ें हैं, उंगलियां ज़्यादा हैं, 1/4 हो जाएगा। अर्श ऑफ फिंगर उसका अलग हो गया, 1/10 हो गया। अर्श फॉर टीथ अलग हो गया, 1/20, 1/10। उसके बाद जनाब आप आ जाएं आगे फर्दर, अर्श कौन सा रह गया, अर्श फॉर हेयर। अगर कोई किसी के बाल शाल काट देता है, कोई गंजा शंजा करके किसी को जनाब अगर उसने फेंक दिया तो उसका अर्श क्या होगा, उसका अर्श होगा ऑल द हेयर ऑफ द हेड, बेयर्ड, मोस्टैचेस, आईब्रो, आईलैशेस आर एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी शैल बी लायबल टू अर्श इक्वल टू दियत एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years। इक्वल टू क्या है, दियत। ये किसी की जो अक्सर आप देखते हैं कि ज़ख़म वो करते हैं ना, पकड़ते हैं तो किसी का आईब्रो वगैरह क्या करते हैं, वो करके उसको फेंक देते, तो उसकी बेइज्जती करने के लिए तो उसकी ये सज़ा। अब अगर कोई ऐसी प्रपोजिशन वो बनाए कि जनाब उसने उसकी क्या कर दी थी, उसके बाल काट दिए सर के, आप उसके ऊपर दफ़ा लगाएं, तो जिसने कभी ज़िंदगी में गलती से PPC को खोला होगा उसको पता चलेगा कि इसका अलग सेक्शन मौजूद है, इसकी अलग सज़ा मौजूद है। और ये कहाँ पर मौजूद है, मर्जर ऑफ अर्श है जनाब, वेयर एन अक्यूज काज मोर देन 1 hurt ही शैल बी लायबल टू अर्श स्पेसिफाइड फॉर ईच हर्ट सेपरेटली। अगर वो उंगली भी काटी है, उसने उसका जो है वो नाक भी काटा है और उसके बाद उसने बाल भी काटे हैं, तो हर अर्श क्या होगा, उसको अलग अलग उसको देना पड़ेगा। फिर आगे पेमेंट ऑफ अर्श कैसे होगी, वैल्यू ऑफ दमान, मैंने आपको बताया कि दमान डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट, एक्सपेंस कितना होगा, लॉस और डिसबिलिटी और कंपनसेशन जो उसको देनी है उसके हवाले से कोर्ट करेगा। अर्श और दमन को डिस्बर्स कैसे किया जाएगा, वो डेफिनेटली अगर विक्टिम है तो उसको डायरेक्ट दे दिया जाएगा, अगर विक्टिम किसी वजह से मौजूद नहीं है तो फिर आगे फर्दर उसको जो वली है उसके अंदर चला जाएगा। आगे इसमें 2 चीज़ें हैं, इसकाते हमल, इसकाते जनीन। इसी चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं। इसकाते हमल और इसकाते जनीन में क्या फ़र्क है, इसकाते हमल और इसकाते जनीन दोनों बेसिकली ये ऑफेंस है कि जो बच्चा किसी माँ के जो पेट में मौजूद है उसको अगर आप नुकसान पहुँचाते हैं, आपके किसी ज़ख़म लगाने की वजह से अगर उस बच्चे की जान चली जाती है, या इसकाते हमल होगा या इसकाते जनीन होगा। इसकाते हमल लेस सवियर है, इसकाते जनीन उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि जो आपके लिम्स ऑफ द चाइल्ड उनके फॉर्म अप होने की बात की गई। इनफैक्ट जो एक जनरल हम भी देखते हैं वो थ्योरी ये है कि 4 माह के बाद अल्लाह ताला बच्चे में क्या करता है, रूह डालता है। तो बच्चे के जो अज़ा हैं वो 4 महीने के बाद फॉर्म अप होते हैं। अगर 4 माह से पहले उस बच्चे को ज़ाया किया जाता है तो वो हमल में आएगा। किस में आएगा कि अगर आप वो करते हैं तो इसकाते हमल। और अगर वो बच्चा उसके लिम्स फॉर्म अप हो चुके, मतलब अब वो अपना सांस लेने की पोजीशन में आ चुका और वहाँ से लेकर उसके पैदा होने तक अगर कोई आप एक्ट करते हैं वो इसकाते जनीन में जाएगा। ये 2 तरह हो सकता है। इसकाते हमल उस औरत की मर्ज़ी से भी हो सकता है और मर्ज़ी के खिलाफ। औरत भी अपने बच्चे को नहीं मार सकती, अगर मर्ज़ी से भी होगा तो भी सज़ा है, और अगर मर्ज़ी के बगैर होगा तो सज़ा उसकी डेफिनेटली क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर किसी औरत के पेट में मौजूद बच्चे एक से ज़्यादा है तो लाजमी तौर पर उसकी सज़ा भी उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी जितना उसके जो है वो बच्चे उसके पेट में मौजूद हैं। तो ये हमारा हर्ट का टॉपिक था। आपको अगर टाइम मिले तो गौर से अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे। आगे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा में 3 से 4 दिन लगेंगे। नेक्स्ट वीक तक हम इस PPC को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। और